नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। नए साल में मंगलयान ने रचा एक और इतिहास। मंगल कक्षा में पूरे किए 100 दिन। इसरो के पूर्णकालिक चेयरमैन की नियुक्ति न होने पर जानकारों ने जताई चिंता। फिल्म पीके का विरोध बना राजनीतिक मुद्दा। बीजेपी ने कहा, अपनी बात कहने का सबको हक। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में टैक्स फ्री हुई फिल्म। दिल्ली पुलिस में शामिल हो सकेंगे पूर्वोत्तर के युवक। जल्द न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई। पेशवेरुआ कमेटी की सिफारिशें मंजूर। 31 दिसंबर को नाकाम हुई मुंबई हमले जैसी साजिश। पोरबंदर से 350 किलोमीटर दूर संदिग्ध बोट में विस्फोट। कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन। और उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश। मौसम विभाग ने कहा, अब बढ़ेगी ठंड। और आइए देखते हैं हमारी पहली खबर। और पहली खबर में बात मंगलयान की, जिसने आज एक और इतिहास बनाया। मंगल ग्रह की कक्षा में उसने कामयाबी के साथ 100 दिन पूरे कर लिए। इसरो के इस अभियान पर दुनिया भर की नजरें लगी हुई हैं। तो वहीं इसरो के पूर्णकालिक चेयरमैन की नियुक्ति न होने पर अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े लोग चिंतित भी हैं। नए साल के दूसरे दिन भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में एक और मील का पत्थर रखा। मंगलयान ने मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इसरो के मुताबिक मंगलयान में अभी काफी ईंधन बचा है और ये लंबे अरसे तक बेहतर ढंग से काम करने में सक्षम है। सभी पांचों उपकरण यानी पेलोड भी ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इस कामयाबी पर खुशी जताई है। It's not that only we are saying that it's a marvel, but last year's assessment of Time magazine also says that it is one of the 24 marvels of technology that have been achieved by humanity. 450 करोड़ रुपए की लागत वाले भारत के इस महत्वाकांक्षी मिशन की दुनिया भर में सराहना हो रही है। लेकिन इसरो के पूर्णकालिक चेयरमैन की नियुक्ति में हो रही देरी से वैज्ञानिक चिंतित हैं। उनका मानना है कि इसका असर अभियान पर पड़ सकता है। 31 दिसंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन के रिटायर होने के बाद पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर शैलेश नायक को अंतरिक्ष विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। An institution like this needs someone who is at the head, who is empowered to take decisions and like major policy decisions which are going to affect the future of ISRO. And so I don't think an acting chairman will be in any position to play the same kind of role which a proper chairman would have. Dr. Radhakrishnan was due to retire, was already known, and they had ample time to select and appoint the next chairman. So it gives a very wrong signal of lack of clarity, or it gives rise to questions which should not have been the case. मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। 300 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद मंगलयान ने 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया। अगले दिन से ही इसने लाल ग्रह की तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया। मंगलयान ने 19 अक्टूबर को मंगल ग्रह से करीब से गुजरे साइडिंग स्प्रिंग धूमकेतु श्रृंखला को 40 मिनट तक अपने कलर कैमरे में भी कैद किया और धूमकेतु साइडिंग स्प्रिंग से भी खुद को बखूबी बचाया। किसी नुकसान से बचने के लिए इसरो ने समय रहते मंगलयान की पोजीशन बदल ली थी। इसके अलावा मंगलयान ने मंगल ग्रह के 2 में से एक चंद्रमा की तस्वीरें भी भेजी। वैज्ञानिकों ने रात दिन काम करके मंगलयान को न सिर्फ भेजा बल्कि पूरी दुनिया के लिए मिसाल कायम की। पहले ही प्रयास में लाल ग्रह पर मिशन भेजने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। भारत की इस उपलब्धि को टाइम मैगजीन ने भी सराहा। मैगजीन ने भारत के मंगलयान को साल 2014 के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में शुमार किया गया। इसे द सुपरमार्ट स्पेसक्राफ्ट का नाम भी दिया गया है। मंगलयान ने अपने 100 दिन पूरे करने पर भारत को एक बार फिर से अपनी शान बढ़ाने का मौका दिया है। लेकिन डॉक्टर के राधाकृष्णन की रिटायरमेंट के बाद विशेषज्ञ ये मानते हैं कि इसरो को एक फुल टाइम चेयरमैन की जरूरत है। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। और मंगलयान से जुड़े दूसरे पहलुओं पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त IISS से रिसर्च फेलो अजय लेले साहब। अजय जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जो 100 दिन मैं कहूँ मंगलयान के पूरे हुए हैं, एक तरह का कीर्तिमान, और कहा ही जा रहा है कि अभी एक लंबा वक्त
वो रह सकता है ऑर्बिट में चक्कर लगाने के लिए। किस तरीके से देखा जाए अगर साइंस की नज़रों में आम आदमी के लिहाज से देखें तो? अगर हम ये देखेंगे तो हमारा जो प्लान था वो 6 महीने के लिए ये उपग्रह को कार्यान्वित रखने का था। इसका मतलब और 80 दिन वो कार्यान्वित रहेगा। लेकिन वो ये होता है कि आपके पास कितना ईंधन बचता है। ईंधन अभी भारी मात्रा में बचा हुआ है, सो मेरे विचार से ये काफ़ी अरसे तक चलता रहेगा। इसके साथ हमने 5 सेंसर्स भेजे थे जो डिफरेंट पर्पजेस के लिए थे। एक मिनरोलॉजिकल मैपर था, दूसरा हम देखना चाह रहे थे कि मंगल ग्रह के ऊपर वेदर सिस्टम्स कैसे बिहेव करती है। सो हर सेंसर का एक अपना अपना रोल था और इस हिसाब से हमने काफ़ी सारी जानकारियाँ प्राप्त कर दी है। तो ये सारी जानकारियाँ अब बेंगलोर में स्थित जो इसरो का एक ऑफिस है वहाँ पे और अहमदाबाद में उनका एक रिसर्च सेंटर है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, वहाँ पे ये सारा डेटा गया है और अब ये डेटा के ऊपर रिसर्च का काम शुरू हुआ है। यूजुअली रिसर्च का क्या होता है, ये बड़े लंबे समय तक चलता है क्योंकि आपने जो प्रमाण निकाले हैं उसके लिए एक पीयर रिव्यू करने की भी ज़रूरत होती है। तो मेरे विचार से और काफ़ी समय लगेगा जब एक्चुअल डेटा के ऊपर जो रिसर्च होगा उससे जो नतीजे मिलेंगे वो इसरो को दुनिया के सामने रखने के लिए। तो अजय साहब, शुरुआती 100 दिन की अगर मैं कहूँ और जो प्लानिंग थी, जो मैं कहूँ एक टारगेट वैज्ञानिकों ने लिया था, उसी टारगेट के इर्द गिर्द मंगल के शुरुआती 100 दिन दिख रहे हैं, या आपको लगता है कि कहीं कोई डेविएशन रहा है या फिर हम उस मार्क्स जो पैरामीटर हमने सेट किए थे उससे ऊपर हैं या थोड़ा नीचे हैं? मेरे विचार से हम शायद टारगेट से थोड़े ऊपर ही हैं क्योंकि एक सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज ये था कि वहाँ पे एक कॉमेट, एक धूमकेतु आने वाला था और ये हमें प्लान करने से पहले पता नहीं था। जब प्लानिंग फाइनल स्टेजेस पे गई तब ये पता चला कि शायद एक धूमकेतु वहाँ पे आ सकता है। सो हमने एक ऐसा प्रबोधन किया था कि मंगल ग्रह के हमने जो उसका पाथ होता है जहाँ पे हमारा यान था, वो यान को सुरक्षित मंगल के पीछे ले गए थे जब वो धूमकेतु वहाँ से पास कर रहा था। और हमने खाली यान को सुरक्षित नहीं रखा, जैसा कि अभी आपने सुना 40 मिनट तक हमने काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस भी लिए। ये बड़ा एक यूनिक केस होता है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होता है क्योंकि ये धूमकेतु जाने के लिए कई अरबों वर्षों का टाइम लगता है। तो ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे साथ अमेरिका का भी एक एयरक्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट वहाँ पे गया है, मैविन करके, वो भी ऑब्जर्वेशंस ले रहा है और इसरो और नासा का कोलैबोरेशन हुआ है। तो हम डेटा भी शेयर करने वाले हैं। सो खाली हमारे मॉम से ही नहीं, मैविन से भी हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उसके जरिए हमें बहुत सारी अधिक जानकारी मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये हम खोजना चाह रहे हैं कि वहाँ पे कोई जीव सृष्टि की शंका थी या नहीं। तो उसके लिए हमने एक बेसिकली वहाँ पे मीथेन सेंसर भेजा है। तो काफ़ी सारी दुनिया के लक्ष्य उसके ऊपर है कि भारत का मीथेन सेंसर क्या रिजल्ट देता है, क्योंकि मीथेन सेंसर शायद हमें बता देगा कि बायोलॉजिकली ये प्रूव किया जा सकता है कि वहाँ पे जीव है या नहीं। जी। और एक और जो सवाल आज खड़ा हुआ, कई सारे जब वैज्ञानिकों से बातचीत की गई इस मसले को लेकर, वो था चेयरमैन को लेकर, फुल टाइम चेयरमैन को लेकर। अब तक कोई फुल टाइम चेयरमैन नहीं है। क्या इसके पीछे के रीज़न आपको दिख रहे हैं? ऐसा क्यों है? क्या ये आमतौर पर ऐसा होता है, चयन प्रक्रिया ऐसी होती है, या फिर कहीं कोई दिक्कत है, शायद पहली बार ऐसा हो रहा है? मेरे विचार से जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं वहाँ पे दिया है कि और 1 महीने के लिए उन्होंने एक टेम्पररी चेयरमैन को नियुक्त किया है। अगर 1 महीने के लिए किसी को नियुक्त किया जाता है, इसका मतलब प्रोसेसेस में कहीं छोटी मोटी ऊपर नीचे हुआ है, क्योंकि ये किसी चेयरमैन को नियुक्त करना एक बड़ा टीडियस प्रोसेस रहता है। काफ़ी सारे आपको प्रबोधन ये करने पड़ते हैं, आपको काफ़ी सारे क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं। शायद ये प्रोसेस थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ होगा, इसलिए उन्होंने 1 महीने का और समय मांगा है। क्योंकि इससे पहले जब 1 साल का कार्यकाल बड़ा था, उसके बाद फिर 1 महीने का एक्सटेंशन किसी नए शख्स को वहाँ पर लाया जाता है, तो क्या वाकई इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट उन तमाम मिशन पर पड़ता है, या फिर जो ये मिशन होते हैं ये एक लंबी प्लानिंग होती है इस पूरी प्रक्रिया, फिर मैं कहूँ कि टेम्परेरी या फिर परमानेंट अगर कोई चेयरमैन है उसका इम्पैक्ट वहाँ पर नहीं होता है? नहीं, मेरे विचार से लीडरशिप बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो उस हिसाब से मेरे विचार से चेयरमैन का इमीडिएट अगर हम देखें तो इमीडिएटली नए चेयरमैन को कार्यान्वित होने की ज़रूरत थी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर लैब में कोई डायरेक्शन नहीं होगा, बिकॉज आपके प्रोग्राम्स 10-15 साल का पूरा प्लानिंग करके चलते हैं, तो प्रोग्राम्स मेरे विचार से चलते ही रहेंगे। एटलीस्ट जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं वो तो ये कह रहे हैं कि शायद 1 महीना और उससे कम दिन में ही नया चेयरमैन आएगा। और यूजुअली होता क्या है कि साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में
अंदर का ही कोई ना कोई चेयरमैन बनता है, क्योंकि वही एक प्रोसेस होता है और वही एक उपयुक्त बात होती है, क्योंकि उसी बंदे को या उसी आदमी को ये पता होता है कि पूरा प्रोसेस आगे कैसे ले जाना है। सो ऑलरेडी लोगों को आइडेंटिफाई किया गया होगा, टेक्निकल प्रोसेसेस में कहीं हल्की सी कमियां रही होंगी तो वो भी शायद कंप्लीट हो सकती हैं। और जिस तरीके से मैं कहूँ कि अब तक का इसरो का एक विज़न रहा है, जो उसका रोड मैप रहा है, हालिया दिनों में जिस तरीके के अचीवमेंट हमने हासिल किए हैं अंतरिक्ष में, आपको लग रहा है कि वो विज़न और वो रोड मैप उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, या फिर हमें थोड़ा सा और अपने उसको ब्रॉड करने की ज़रूरत इस वक्त दिख रही है, या उस दिशा में कहीं हम आगे बढ़ते दिखेंगे? मेरे विचार से इसरो का जो विजन रहा है शुरुआत से, वो विजन कंटिन्यू है। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये सबसे महत्वपूर्ण विजन है। हमने स्पेस टेक्नोलॉजीज़ को कम्युनिकेशंस के लिए, एजुकेशन के लिए, टेलीमेडिसिन के लिए, मेट्रियोलॉजी के लिए, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, सो हम बहुत बड़ी मात्रा पे सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड रहते हैं और वेरियस एग्रीकल्चर रिलेटेड थिंग्स। आपके रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स देखिए, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कार्यान्वित अभी भारत के पास है। ये बेसिकली आपकी मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज करते हैं, जो एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरे विचार से ये विजन कंटिन्यूस है। अब हो क्या रहा है कि इसरो ने कुछ मैं ये कहूँगा, अगर हम उनके बजट के हिसाब से देखें तो 5 या 10% पैसे खर्च किए हैं मून मिशन, मार्स मिशन के लिए, लेकिन ये बड़े रोमांटिक मिशंस होते हैं, तो इसलिए इसको मीडिया थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा देती है। लेकिन अगर आप इसरो का पूरा आलेख देखें तो 95% एक्चुअल मिशंस के ऊपर ही है। और ये भी जो मिशंस हम कर रहे हैं, मून मिशन या मार्स मिशन, ये एक वैज्ञानिकों को हम मैं ये कहूँगा कि चैलेंज होता है। तो ये चैलेंजिंग मिशंस है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो मेरे विचार से जो हमने साराभाई या सतीश धवन के साथ मिशन तैयार किया गया है, विजन तैयार किया गया है, वही कंटिन्यू हो रहा है। और अजय जी का आखिरी सवाल, कई लोग इस तरह के मत के हैं, ये कहते हैं कि जो जिनका आपने जिक्र किया कि रोमांटिक मिशन की बात कर रहे हैं, लोग ये कहते हैं कि सीरियस मिशन, यानी कि जो आम जनता के लिहाज से या एक बड़े हिस्से के लिए फ़ायदेमंद हो, उस तरह के मिशन के साथ साथ रोमांटिक मिशन भी ज़रूरी हैं। क्या वाकई भारत की इकनॉमी, जिस तरीके का हमारा फंडिंग है और जो हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं रही हैं, उसके लिहाज से आपको लगता है कि हम उस स्टेज पर हैं जहां पर रोमांटिक मिशन को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर अभी भी हमें मैं कहूँ कि आधारभूत जो मैं कहूँगी चीज़ें हैं, उनके लिए जो मिशन हम बना रहे हैं उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? रोमांटिक मिशन का एक एडवांटेज होता है कि जिसे हम नेशनलिज्म बोलते हैं, पूरे दुनिया में भारत का एक गर्व से लोग कहते हैं कि भारत के लोग भी अब मार्स मिशन में सक्सेसफुल हुए। सो एक कहीं ना कहीं आपका टेक्नोलॉजी प्रोजेक्शन होता है। सो ये खाली रोमांटिक मिशन आम आदमी के लिए होगा, लेकिन अगर हम जियो स्ट्रैटेजिकली देखें तो एक टेक्नोलॉजी प्रोजेक्शन होता है। इसे होता क्या है कि आपने ये जो उपलब्धियाँ की, आपके पास काफ़ी सारे ऐसे लोग आते हैं, क्योंकि भारत कमर्शियली स्पेस को एक्सप्लॉइट कर रहा है, मार्केट बनती है, क्योंकि आपका एक इमेज बिल्डअप होता है। आज पूरी दुनिया में लोगों को ये पता चलता है कि भारत के पास काफ़ी सारी मात्रा में टेक्नोलॉजी हैं कि जो स्पेस में कुछ कर सकती हैं। सो बहुत सारे छोटे कंट्रीज़ हैं कि जिनको अपने सैटेलाइट स्पेस में भेजने हैं। भारत ने आज तक 40 कंट्रीज़ के सैटेलाइट स्पेस में भेज चुका है। सो एक काफ़ी सारा मार्केट उभर करके आया है और वो इम्पैक्ट वहाँ पे पड़ता है। तो एक आम आदमी के लिए रोमांटिसिज्म होगा, लेकिन उसके कमर्शियल बेनिफिट्स भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय साहब इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी आज की पहली खबर। भारत में मुंबई हमले की जैसी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय से जारी खबर के मुताबिक गुजरात में कोस्ट गार्ड ने खुफिया सूचना के बाद ऑपरेशन को अंजाम दिया। 31 दिसंबर की रात पोरबंदर से करीब 365 किलोमीटर दूर एक संदिग्ध नौका का पता चला। कोस्ट गार्ड ने 1 घंटे तक इस नौका का पीछा किया और उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन चेतावनी के बावजूद बोट सवार नहीं रुके और नौका को आगे लगा दिया। इस बोट पर 4 लोग सवार थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कराची से लाई गई इस नौका में विस्फोटक लदे होने का संदेह था। एक इंटेलिजेंस एजेंसी से इनपुट आया था जिसमें कि ये बोला गया था कि कोई बोट जो है सस्पिशियस बोट है जिसके डिजाइन ठीक नहीं है, तो उसको इंटरसेप्ट करना है। उसने जब वार्निंग नहीं सुनी लाउड हेलर पे, वो सारे जो क्रू थे नीचे जाके कहीं आग लगा दी और थोड़ी देर में पूरी बोट जो है आग का एक गोला जैसा बन गया और वो करीब 6:33 के आसपास सुबह जो है वो पूरी डूब गई।
सरकार दिल्ली में रह रहे पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा के लिए आईपीसी की धाराओं में संशोधन करेगी। पूर्वोत्तर के नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर केंद्र सरकार ने बेजबरुआ समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि दिल्ली पुलिस में पूर्वोत्तर के हर राज्य से 20 लोगों की भर्ती होगी और नस्ली हिंसा के मामलों को आपराधिक श्रेणी में लाया गया है। इसके लिए आईपीसी में संशोधन करके 153C और 509A धाराओं को जोड़ा जाएगा। पिछले साल जनवरी में पूर्वोत्तर के छात्र नीरो तान्या की मौत के बाद बेजबरुआ समिति का गठन किया गया था। दिल्ली पुलिस नॉर्थ ईस्ट के प्रत्येक राज्य से, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, वहां से 20 पुलिस पर्सनल्स की भर्ती करेगी और दिल्ली सहित नॉर्थ ईस्ट राज्यों तथा महानगरों में पुलिस एक्सचेंज कार्यक्रम ही चलाए जाएंगे। इसका भी अनुमोदन किया है। अपराध की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद पुलिस विभाग जवानों की भारी कमी से जूझ रहा है। इस समय देश में करीब 5 लाख पुलिसकर्मियों की कमी है और ऐसे में राज्यों की कानून व्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली की इस व्यस्त सड़क पर लोगों की भीड़ है, बस स्टॉप है और बाजार भी है, लेकिन इस लंबी सड़क पर अगर कोई मौजूद नहीं है तो वो है पुलिस। ऐसे में अपराधियों का हौसला बढ़ना लाजमी है। साल 2013 में अपराध का ग्राफ 10% बढ़ा, मगर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले पुलिस विभाग में अब भी करीब 23% जवानों की कमी है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के मुताबिक पुलिस और आबादी के वैश्विक अनुपात के मुकाबले भारत अभी भी 1.5 गुना से ज्यादा पीछे है। Every policeman costs to the exchequer. There's a cost. So what happens is that when it comes to releasing money for policing, it gets there is a miserly approach, or it's expected, let's save from here but splash it elsewhere. संयुक्त राष्ट्र के मापदंड के मुताबिक 450 की जनसंख्या पर एक पुलिसकर्मी होना चाहिए, जबकि भारत में 709 की आबादी पर एक पुलिसकर्मी है। पूर्वोत्तर राज्यों में पुलिस जनता अनुपात सबसे ज्यादा है। मणिपुर में 98 और मिजोरम में 110 की जनसंख्या पर एक पुलिसकर्मी है, जबकि कई राज्यों में ये अनुपात बेहद कम है। बिहार में 1298 और उत्तर प्रदेश में 1282 की जनसंख्या पर एक पुलिसकर्मी है। क्षेत्रफल के लिहाज से बात करें तो दिल्ली में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 5104 और चंडीगढ़ में 5295 पुलिसकर्मी हैं। वहीं इतने ही क्षेत्रफल में अरुणाचल प्रदेश में 12, राजस्थान में 24 और हिमाचल प्रदेश में 27 पुलिसकर्मी हैं। There are a large number of other duties which one has to perform, and those duties take away a large chunk of the manpower which should otherwise have been used for maintenance of order or maintenance of law. नागरिकों की हिफाजत के लिए देश में पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी होने चाहिए, लेकिन 22,40,000 स्वीकृत पद के मुकाबले सिर्फ 17,30,000 पुलिसकर्मी ही नियुक्त हैं। हालांकि अपराध में बढ़ोतरी के पीछे कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन पुलिस व्यवस्था में सुधार भी बहुत जरूरी है। अंशु जय सिंह, राज्यसभा टीवी। फिल्म पीके का विरोध अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। तमाम धार्मिक संगठनों के विरोध के बीच फिल्म को जहां उत्तर प्रदेश और बिहार में टैक्स फ्री किया गया है, तो वहीं बीजेपी का मानना है कि विरोध करने वालों को भी अपनी बात कहने का हक है। अरे पहचाने नहीं का हमका है? हम पीके हूँ पीके। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी फिल्म पीके की रिलीज के बाद से ही कई शहरों में विरोध शुरू हुआ। कहीं पोस्टर फाड़े गए तो कहीं पुतले फूंके गए। तमाम धार्मिक संगठनों के विरोध में उतरने के बाद फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कलाकारों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। विरोध करने वाले धार्मिक संगठनों का आरोप है कि फिल्म में धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, इसीलिए फिल्म पर पाबंदी लगानी चाहिए। क्योंकि पीके फिल्म पर ये आरोप लग रहे हैं कि उसमें हिंदू विरोधी सीन हैं और तमाम धार्मिक आस्थाओं के साथ वो फिल्म खिलवाड़ कर रही है, तो उसको टैक्स फ्री उत्तर प्रदेश सरकार अवश्य करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार इस मानसिकता के साथ कार्य कर रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के माने यह कतई तौर पे नहीं है कि आप किसी के भी मजहबी जज्बात के साथ खिलवाड़ करें। इसलिए सेंसर बोर्ड को ये चाहिए कि कम्युनल हार्मनी को मद्देनजर रखते हुए
वो सीन्स फिल्म से डिलीट करवाएं। तमाम विरोध के बीच उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। ये जितने भी माहौल खराब कर रहे हैं इनको जाकर के पीके फिल्म जरूर देखनी चाहिए, इसीलिए इनके लिए टैक्स फ्री किया है। राजनीति में भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस फिल्म का संदेश है। मैं तो सबको कहूंगा, बहुत बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं, लोग देखें, और जब ये उपलब्ध हो जाएगा आम तौर पर लोगों के लिए, तो हम लोग भी चाहेंगे कि इसको गांव-गांव में लोग देख लें और लोग फर्क समझ जाएंगे। फिल्म को टैक्स फ्री करने के साथ ही इसका विरोध तेज हो गया है और अब इसका राजनीतिकरण भी शुरू हो गया है। देखिए, मैं एक ही बात कहता हूं, हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का स्वतंत्रता है। पीके का जो विरोध कर रहे हैं उनको भी अपने विचार व्यक्त करने का स्वतंत्रता है। धार्मिक संगठनों की ओर से किसी फिल्म के विरोध का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई फिल्मों का विरोध हुआ जिसे राजनीतिक दलों की शह मिलती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बात दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव की, और चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सभी पार्टियां अपनी सदस्यता बढ़ाने के साथ चंदा जुटाने की जुगत में हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आई फंड ऑनेस्ट पार्टी मुहिम की आज शुरुआत की, लेकिन बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के चंदा जुटाने के तरीकों पर सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली में पूर्ण बहुमत के नारे को वोटों में अंजाम देने के लिए आम आदमी पार्टी जी जान से जुटी है। पार्टी इसके लिए ज्यादा से ज्यादा चंदा इकट्ठा करने की भी कोशिश में है। हालांकि इस बार उसे कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़े हुए लोगों के लिए आई फंड ऑनेस्ट पार्टी मुहिम की शुरुआत की और स्वच्छ राजनीति का दावा किया। हम लोग जानते हैं कि कुछ पार्टियां इस देश के चंद लोगों से हजारों करोड़ों रुपए लेके चुनाव लड़ती हैं। जब तक राजनीति साफ नहीं होगी तब तक भारत भी साफ नहीं हो सकता सर। भारत स्वच्छ तब होगा जब राजनीति साफ होगी। दिल्ली में बहुमत की राह में आम आदमी पार्टी को रोड़ा मान रही बीजेपी ने उसके चंदा जुटाने के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का कहना है कि केजरीवाल चंदा जुटाने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं, जबकि बीजेपी की प्राथमिकता दिल्ली में विकास है। वो नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं चंदा इकट्ठा करने के, और भारतीय जनता पार्टी ढूंढ रही नए नए तरीके लोगों की समस्याओं को निजात दिलाने के। हमारी प्राथमिकता दिल्ली के लोगों की समस्याओं से निजात दिलाना है। हमारी प्राथमिकता यहाँ नए नए तरीके से चंदा इकट्ठा करना नहीं है। दिल्ली में कभी भी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी जहां चंदे के जरिए लोगों को पार्टी से जोड़ रही है, वहीं बीजेपी ने सदस्यता अभियान का रास्ता अपनाया है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने सरकार से पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाने की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय कुमार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की घटी कीमतों का फायदा सरकार जनता को नहीं दे रही है। सरकार ने गुरुवार को ही पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी, जिससे दामों में कमी नहीं हुई। पिछले 2.5 महीने में पेट्रोल डीजल पर तीसरी बार उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी की गई है, जिससे सरकार को चालू वित्त वर्ष के बाकी 3 महीनों में 6,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुनाफा होगा। आम लोग और आम जनता के पॉकेट से पैसे लेकर वो किसके पॉकेट में डाल रहे हैं। सरकार ये स्पष्ट करे कि किस आधार क्यों जो है दुनिया भर में जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम कम हो रहे हैं तो भारत में क्यों 33 रुपए तक नहीं पहुंचा। केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव का बचाव किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने आज कहा कि अध्यादेश में किसानों के बेहतर मुआवजे और पुनर्वास को सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने मनरेगा को खत्म करने की आशंकाओं को भी खारिज कर दिया। सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में संशोधन से जुड़ा अध्यादेश लाने के फैसले को सही ठहराया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा कि इस अध्यादेश में किसानों और जमीन मालिकों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। जो भी मैंने किया है किसान के हित को सुरक्षित रखा है। कोई कंपनसेशन का एक भी क्लॉज हमने नहीं छेड़ा है। कोई रिहेबिलिटेशन का एक क्लॉज भी हमने नहीं छेड़ा है। कोई रीसेटलमेंट का एक भी क्लॉज हमने नहीं छेड़ा है। इसके अलावा सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को खत्म किए जाने की आशंकाओं को भी दरकिनार कर दिया है। मनरेगा ऐसे ही रहेगा, सारे देश में रहेगा, लेकिन जो अति पिछड़े इलाके हैं, चाहे ब्लॉक हैं, चाहे जिले हैं, उनमें हम ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे ताकि वहाँ ज़्यादा काम कर सकें। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बीते बुधवार को ही भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को मंजूरी दी थी। इसमें 2013 के कानून में बदलाव करके
सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के प्रावधान को खत्म किया गया है। साथ ही सरकारी और निजी क्षेत्र के साझा परियोजनाओं में 80% जमीन मालिकों की रजामंदी का प्रावधान भी हटा दिया गया है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। तकनीकी खामी की वजह से मुंबई में आज सुबह लोकल ट्रेन सेवा 4 घंटे तक बाधित रही। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन पर नाराज यात्रियों ने जमकर विरोध किया। पत्थरबाजी में एक मोटरमैन जख्मी हुआ। हालात बिगड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कुछ लोगों को गंभीर चोटें भी आईं। जो परिस्थिति है उसको मॉनिटर करने के लिए हमने हमारे राज्य मंत्री जी को भेजा है और हम इसके ऊपर पूरी नजर बनाए हुए हैं और भविष्य में ये न हो इसलिए रेलवे मिनिस्ट्री के साथ हमारी कार्रवाई चल रही है। विदेश नीति के मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह साल चुनौतियों से भरा है। मेक इन इंडिया के लिए विदेशी निवेश सुनिश्चित करने में सरकार को काफ़ी मशक्कत करनी होगी। साथ ही पड़ोसी और दुनिया के ताकतवर मुल्कों के साथ टकराहटपूर्ण संबंधों को सहयोग में बदलने के लिए भी सरकार को घरेलू नीतियों में फेरबदल करना पड़ेगा। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में बार बार गोलीबारी और चीन के साथ सीमा के उल्लंघन का मामला भारत के लिए बड़ी चुनौती है। इसकी वजह से दोनों देशों में भारत का सहयोग बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान जहां भारत के मामले में पूरी तरह असहयोग की नीति पर चल रहा है, वहीं चीन की नीति टकराहट बढ़ाने वाली है। We are surrounded in northern boundary by two neighbors who are not very comfortable neighbors. Pakistan doesn't like to stay quiet even on the New Year day. रात को 12:30 बजे भी फायरिंग चालू कर दी। खासकर चीन के साथ संबंध बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अहम है, लेकिन भारत के खिलाफ आक्रामक निवेश नीति और सामरिक घेरेबंदी की वजह से भारत के लिए बीच का रास्ता ढूंढना मुश्किल हो रहा है। Indeed, the rise of China is a challenge, but as we have said earlier, that this is both a challenge of cooperation and perhaps also competition. There will be competition for resources, for markets. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे, लेकिन भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए अमेरिका परमाणु दायित्व कानून में ढिलाई और खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश की छूट की मांग कर रहा है। हमें अमेरिका के साथ रक्षा और अन्य क्षेत्रों में उच्च तकनीक की जरूरत है। वैसे में अमेरिका को सहयोग के रास्ते पर लाना भारत की विदेश नीति के लिए एक गहरी चुनौती होगी। America does things to advance its interests. It doesn't do things to advance our interests. If it suits their purposes, they will help us here and there. But by and large, I think we should be wary of dealing with America because it has many other interests as well. रूस को पाकिस्तान के करीब जाने से रोकना भी इस साल भारत के विदेश नीति की चुनौतियों में शामिल है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि अफगानिस्तान और मध्य पूर्व में शांति हो और इसमें भारत की भूमिका को दुनिया स्वीकार करे। पिछले साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के तकरीबन सभी रसूखदार राष्ट्रों के प्रमुखों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क साध लिया है। अब जरूरत है घरेलू स्तर पर शांति और सक्षमता स्थापित करने की, ताकि मेक इन इंडिया सहित भारतीय विदेश नीति की इन चुनौतियों को ठीक ढंग से निपटाया जा सके। राज्यसभा टेलीविजन के लिए दिल्ली से अखिलेश सुमन। तो खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।